दोस्तों, मान लीजिए अगर सऊदी अरब में मेरे सोने की खानें होती या 8-10 तेल के कुएं होते तो क्या मैं अभी यहाँ पर आपको पढ़ा रहा होता? बिल्कुल नहीं। मैं मेरे आलीशान महल में बैठा रहता और नौकर चाकर अपने आप सब काम करते रहते। मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं करनी पड़ती? क्योंकि मेरी लाइफ सेट हो जाती, मेरी लाइफ क्या हो जाती? स्टेबल हो जाती, मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती। क्लियर? सीधा सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से ये बात निकल कर सामने आई कि हर आदमी अपनी लाइफ में क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। यही बात आप लोगों पे भी लागू होती है। आप लोग पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हैं? ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सके, आगे जाके कंपटीशन फाइट करके एग्ज़ाम क्लियर करके अच्छी जॉब कर पाएँ, पैसे कमा पाए, लाइफ में अपना नाम कर पाएँ, अपनी फैमिली का नाम रोशन कर पाए और अल्टीमेटली एम ये रहे कि आपकी लाइफ सेट हो जाए, आपकी लाइफ में भी क्या आ जाए? स्टेबिलिटी आ जाए। बाहर सब्जी वाला सब्जी क्यों बेच रहा है? ताकि उसके जेब में भी 2 पैसे आ जाए और उसकी लाइफ भी क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। क्लियर? तो सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये निकल कर सामने आया कि हर कोई स्टेबल होना चाहता है, हर आदमी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है। दोस्तों, ये स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट एटम्स पर भी लागू होता है। जिस तरीके से हर आदमी अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहता है, ठीक उसी तरीके से एटम भी स्टेबल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यही देखेंगे कि कोई भी एलिमेंट के एटम स्टेबल किस तरीके से होते हैं और अगर वो स्टेबल नहीं हैं तो वो क्या हथकंडे अपनाकर स्टेबल होना चाहते हैं। क्लियर? तो आज का वीडियो आप पूरा देखिए और एंड तक देखिए तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टेबिलिटी ऑफ एलिमेंट या स्टेबिलिटी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट समझने के लिए हमको कुछ बेसिक टर्म्स समझना ज़रूरी है। जैसे कि किसी एटम्स के शेल में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल किए जाते हैं, वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और वैलेंसी क्या होती है, और कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए किस तरीके से बॉन्ड बना सकता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, हम सभी को पता है अगर हम एक एटम की जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो बीच में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो इस न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का मतलब कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इस न्यूक्लियस पर अल्टीमेटली चार्ज आएगा कौन सा? पॉजिटिव ही तो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्रोटॉन के कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है। क्लियर? तो न्यूक्लियस को हमेशा किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? बीच में ये न्यूक्लियस हो गया और उसके अंदर प्लस साइन लिख देते हैं। इसका मतलब न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है? प्रोटॉन के कारण पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? सर्कुलर पाथ पाए जाते हैं। इन सर्कुलर पाथ को ही अपन क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं, जिसको अपन स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन्हीं शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता रहता है? मूव करता रहता है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ पाए जाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, इन्हीं सर्कुलर पाथ को अपन क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। और इन शेल को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? इधर देखें, तो ये न्यूक्लियस हो गया। अब आपको अंदर से बाहर की तरफ चलना है। इस न्यूक्लियस से जस्ट ये जो पहला वाला सर्कल है ये हो गया फर्स्ट सेल, ये हो गया सेकंड शेल, ये थर्ड शेल और ये फोर्थ सेल। न्यूक्लियस से बाहर की तरफ न्यूक्लियस, फिर फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल, इस तरीके से आपको चलना है। क्लियर? फर्स्ट सेल को ही अपन कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड सेल को कैपिटल L से, थर्ड सेल को कैपिटल M से और फोर्थ सेल को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। KLMNOP ऐसे चलता रहता है, लेकिन अपने को तो सिर्फ KLMN तक ही ध्यान रखना है। क्लियर? अब K शेल यानी कि फर्स्ट सेल, चाहे मैं K शेल बोलूँ चाहे फर्स्ट सेल बोलूँ एक ही बात है। इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। मैंने कहा था ना, शेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट सेल यानी K शेल के लिए n की वैल्यू 1, सेकंड सेल
एल शेल के लिए n की वैल्यू 2, थर्ड शेल m शेल के लिए n की वैल्यू थर्ड, और फोर्थ शेल n शेल के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, फोर्थ होती है। यानी फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, k l m n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब हम ये समझ चुके हैं कि शेल क्या होते हैं और किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि इन शेल में कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। यानी इन शेल में अपने को क्या भरना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको क्या ध्यान रखना है, किसी दिए गए पर्टिकुलर शेल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2n², जहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू 1 2 3 4 डॉट डॉट कुछ भी हो सकती है। अगर n इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब कौन सा शेल है, k। एल शेल के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, m के लिए n की वैल्यू 3 और n के लिए कैपिटल N के लिए स्मॉल n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर? तो इस फॉर्मूले से हम इसमें डिफरेंट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेल के लिए अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इधर, अगर मैं बात करूं के शेल के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 1 होता है ना फर्स्ट शेल, तो n की वैल्यू कितनी आई, फर्स्ट 1 रखेंगे अपन। तो अब इसके लिए 2n², यहाँ पे n की वैल्यू अपन कितनी रख देंगे, 1 रख देंगे। n की वैल्यू 1 होती है k के लिए, तो कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी तरीके से सेकंड के लिए 8, थर्ड के लिए 18 और फोर्थ सेल के लिए 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो आपको तो सिंपल से 2 8 18 32, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 18 और 32 इलेक्ट्रॉन ये भरे जा सकते हैं मैक्सिमम। किसमें, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 भरे जा सकते हैं, सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, थर्ड में मैक्सिमम 18 और फोर्थ सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इनसे कम भरे जा सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। कहने का मतलब सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 8 से कम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, लेकिन 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, यही तो होता है कि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरे नहीं जा सकते। दोस्तों, अब ये जो चीज़ें अभी अपन ने समझी है, ये सारी चीज़ें अब अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, सबसे पहला अगर मैं एग्जाम्पल लूँ नियॉन का, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है। और मैं आपको बता चुका हूँ जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। कब, जब वो एटम कैसा हो, न्यूट्रल हो। न्यूट्रल का मतलब उसके सिर के ऊपर कोई भी प्लस या माइनस चार्ज नहीं पाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यानी कि चार्ज एब्सेंट होना चाहिए। तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब Ni कैसा, न्यूट्रल एटम। और न्यूट्रल के लिए जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और प्रोटॉन कितने होंगे, जितने एटॉमिक नंबर होगा, और एटॉमिक नंबर कितना है, 10। तो कुल मिलाकर नियॉन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 10 आ गए। यानी कि इस नियॉन में अपने को कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब इधर देखें, ये नियॉन, ये न्यूक्लियस बना दिया। अब ये कौन सा शेल हो गया, फर्स्ट शेल हो गया। फर्स्ट शेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, K से, और ये हो गया L, KLMN, यही तो होता है उस तरीके से। क्लियर? अब अपने को कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, 10 इलेक्ट्रॉन भरना है। भरना अपन n इज इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे। पहले n इज इक्वल टू 1 को पूरा भरेंगे, जब पूरा भर जाए तब n इज इक्वल टू 2 पे जाएंगे। कहने का मतलब K शेल को सबसे पहले पूरा भरेंगे, जब K शेल पूरा भर जाए, कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, फिर अपन किस पे जाएंगे, L पर। L भी अगर कंप्लीटली फिल हो जाए तो तीसरे शेल यानी M पर जाएंगे। तो नीचे वाला कंप्लीटली फिल्ड होने के बाद आपको अगले शेल पर जाना है। क्लियर? तो इधर देखिए, n इज इक्वल टू 1 यानी K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 क्रॉस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्रॉस से। आप डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? अब इधर देखिए, तो अब 10 में से अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए, लेकिन अभी भी अपने को कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, 10 में से 2 के पीछे 8 इलेक्ट्रॉन रहे, अभी 8 इलेक्ट्रॉन भरना बाकी है। लेकिन अब ये 8 इलेक्ट्रॉन इसमें तो आ नहीं पाएंगे, K में आ ही नहीं सकते, क्योंकि K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि अपन ने भर दिए हैं। तो अब इसमें नहीं भरे जा सकते, तो अब अपन किस पे जाएंगे, अगले शेल यानी L शेल पे जाएंगे, यानी n इज इक्वल टू 2 पर जाएंगे। अब n इज इक्वल टू 2 में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। भर तो 8 सकते हैं, और अपने को भरने भी कितने हैं, 8 ही भरने हैं, क्योंकि 10 में से 2 तो इसमें भर गए, पीछे कितने बचे, 8। और 8 इलेक्ट्रॉन L सेल में आसानी से भरे जा सकते हैं। तो बाकी के 8 रिमेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन अपन किस में भर देंगे, इस
एल शेल में भर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से अपन इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। क्लियर? तो 2 और 8 10 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन अपने को बढ़ने थे। क्लियर? अब इधर देखिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 2,8 लिखूंगा। 2 इलेक्ट्रॉन किस में आए, के शेल में आए, और बाकी के 8 इलेक्ट्रॉन किस में आए, एल शेल में आए। के शेल के लिए एन की वैल्यू कितनी हुई 1 और एल के लिए एन की वैल्यू कितनी हुई 2। तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब इधर देखिए, अब मुझे ये बताइए इस नियॉन का सबसे आउटर मोस्ट शेल कौन सा, आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहर वाला, सबसे बाहर वाला शेल कौन सा हुआ, एल शेल ही तो हुआ, यानी कि n = 2 ही तो हुआ, यानी सेकंड शेल ही तो हुआ। तो किसी एलिमेंट में जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हो तो उसको इलेक्ट्रॉन भरते समय लास्ट शेल जो होता है, आउटर मोस्ट शेल जो होता है, वही आउटर मोस्ट शेल क्या कहलाता है, वैलेंस शेल कहलाता है। तो इसके लिए वैलेंस शेल कौन सा हुआ, एल हुआ ना, तो कौन सा शेल हुआ, एल शेल, या मैं बोल सकता हूँ सेकेंड शेल, या मैं बोल सकता हूँ n = 2। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सबसे आउटर मोस्ट शेल क्या कहलाता है, वैलेंस शेल कहलाता है। और उस वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, या मैं बोलूँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, को ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाम से ही पता चल रहा है। तो देखिए वैलेंस शेल ये था, एल था, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, एल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। क्लियर? तो आप इलेक्ट्रॉन भर दीजिए और इलेक्ट्रॉन भरने के बाद देख लीजिए आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, उसी को वैलेंस शेल बोलेंगे। और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी को अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर? अब इधर देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, यानी इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ना है आपको, 11 बढ़ना है। तो सबसे पहले नीचे से अंदर से बाहर की ओर तरफ अपने को बढ़ना शुरू करना है। पहला फर्स्ट सेल भरेंगे, वो कम्प्लीटली बढ़ जाए, फिर सेकेंड वो कम्प्लीटली बढ़ जाए, तो थर्ड, नीचे वाला अंदर वाला कम्प्लीटली बढ़ने के बाद ही अगले सेल पे जाना है। ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब अभी भी अपने को इलेक्ट्रॉन भरना है। सेकंड सेल में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये सेकंड में भर दिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 और 2 कितने हो गए, 10। लेकिन अपने को भरना कितना है, 11 इलेक्ट्रॉन भरना है, यानी अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन भरना बाकी है। क्या इस 1 इलेक्ट्रॉन को मैं सेकंड सेल में भर सकता हूँ, नहीं भर सकता है, क्योंकि सेकंड में तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। तो एक अगला इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, अगले शेल में। तो 1 इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, KLM शेल में चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल कर लो 11 ही आएगा। क्लियर? तो के शेल में कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और एम में कितना हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन। अब आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, सबसे बाहर वाला शेल कौन सा है, एम शेल ही तो हुआ। तो एम शेल इसका क्या कहलाएगा, वैलेंस शेल कहलाएगा। और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 1 ही है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 हो गया। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? अब अगला देखिए, क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ना है, 17 17 क्यों बढ़ना है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 17 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होंगे, 17। तो कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ना है अपने को, 17 बढ़ना है। तो किस तरीके से भरेंगे, फर्स्ट में कितने चले जाएंगे, 2। सेकेंड सेल में कितने चले जाएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 कितने हो गए, 10। 17 - 10 यानी 7 अभी और बढ़ना है, वो सेकंड में तो बढ़ नहीं सकते, अगले सेल में चले जाएंगे, यानी तीसरे सेल में अपने को कितने इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन अपने को तीसरे सेल में भरने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, क्लोरीन का। अब आउटर मोस्ट शेल कौन सा हुआ, ये तो हो गया K, ये L और ये हो गया M। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा हुआ, वैलेंस शेल कौन सा हुआ,
m शेल, और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7 हो गए, क्योंकि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं और लिखकर उसमें वैलेंस शेल कौन सा है और उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं ये हम पता लगा सकते हैं। दोस्तों, अब हम देख चुके हैं कि किसी एलिमेंट के डिफरेंट शेल में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बढ़ सकते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरीके से लिख सकते हैं, और उन्हें देखकर हम वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर? अब अगर हम ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो अब आप एक नया कॉन्सेप्ट समझ के देखिए और इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत इजी है, एकदम सिंपल वे में आपके सामने पेश है। देखिए इधर कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट में आप इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे और इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद उसका वैलेंस शेल आप इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर? अब उस वैलेंस शेल में, अब ध्यान से सुनिए, उस वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो हम बोलेंगे कि उसका ऑक्टेट क्या है कंप्लीट है। हम क्या बोलेंगे उस एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है। और अगर किसी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है यानी उसके वैलेंस शेल में यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो एलिमेंट कैसा होगा हाईली स्टेबल होगा। और यही चीज़ कहलाती है ऑक्टेट रूल, जिसको किसने दिया था लुईस एंड कॉसेल नाम के 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑक्टेट रूल दिया था। ये ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है यानी ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो वो एलिमेंट क्या होगा हाईली स्टेबल होगा। और हर चीज़ क्या होना चाहती है स्टेबल होना चाहती है, ये चीज़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपको ये 8 इलेक्ट्रॉन वाला ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। और कब एलिमेंट स्टेबल हो सकता है? अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस शेल पूरा भरा हुआ हो। किससे भरा हो? किससे फिल्ड हो? इलेक्ट्रॉनों से ही तो फिल होगा। अगर किसी एलिमेंट का जो वैलेंस शेल हो कैसा हो कंप्लीटली फिल्ड हो यानी इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरीके से भरा हो तो भी वो एलिमेंट क्या होगा हाईली स्टेबल होगा। और हर चीज़ क्या होना चाहती है स्टेबल होना चाहती है। क्लियर? एक एक एग्जाम्पल से हम इन्हें समझते हैं। देखिए इधर जैसे नियॉन है, नियॉन के एटॉमिक नंबर कितना होता है 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं और 2 8 18 32 फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो फर्स्ट में मैक्सिमम 2 ही भरे जा सकते हैं। तो फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए 2 इलेक्ट्रॉन। अभी भी अपने को 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ना बाकी है। फर्स्ट सेल में तो 2 से ज़्यादा आ ही नहीं सकते, तो अब अपन किस में भरेंगे सेकंड सेल में भरेंगे। तो सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। नियॉन का देखिए ये वाला सेम कॉन्सेप्ट। क्लियर? अब इधर देखिए तो इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा हुआ के शेल हुआ, दूसरा सेल हुआ। और इस आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और जैसे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आए ये क्या हो जाएगा हाईली स्टेबल हो जाएगा। इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हाईली स्टेबल। कैसे? अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो नियॉन क्या होगा हाईली स्टेबल होगा क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये हाईली स्टेबल होगा। क्लियर? अब अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हाइड्रोजन हीलियम 2 नंबर पे आता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ 2, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले सेल में आ जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यानी इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा हुआ के शेल हुआ और इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2 हुए, यानी वैलेंस शेल के शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2 इलेक्ट्रॉन हुए। अब के शेल यानी कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन डाले कि वो पूरा भर जाए 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल हो जाता है। और यहाँ पे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही है यानी कि इसका जो वैलेंस सेल है यानी फर्स्ट सेल यानी के सेल वो क्या है कंप्लीटली फिल्ड है। और जैसे ही कंप्लीटली फिल्ड हुआ ये हीलियम भी क्या हो जाएगा हाईली स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी के रेस्पेक्ट में आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर वैलेंस किसी एलिमेंट का वैलेंस सेल कंप्लीटली फिल्ड है या उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो एलिमेंट क्या होंगे हाईली स्टेबल होंगे। और हर चीज़ क्या होना चाहती है स्टेबल होना चाहती है। तो ये तो हम ये समझ गए कि कोई एलिमेंट स्टेबल कब होगा और कब नहीं होगा। अब एक चीज़ और देखिए,
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन ये सब क्या कहलाती है? इनर्ट गैस कहलाती है। तो सिर्फ हीलियम को छोड़कर बाकी जितनी भी इनर्ट गैस है उन सब में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन होती है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी कैसी होती है? हाईली स्टेबल होती है। बाकी सब में तो ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, लेकिन हीलियम एक ऐसी इनर्ट गैस है जिसमें डुप्लेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल फुल्ली फिल्ड हो गया, फुल्ली फिल्ड होते ही ये हाईली स्टेबल, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, पर इसके स्टेबिलिटी का रीजन दूसरा है, इसका स्टेबिलिटी का रीजन दूसरा है। बाकी की जो भी इनर्ट गैस है वो तो स्टेबल है ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने से, क्योंकि वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि हीलियम एक ऐसे इनर्ट गैस है जिसमें डुप्लेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इसका वैलेंस सेल फुल्ली फिल्ड है, जिसके कारण ये क्या है? हाईली स्टेबल। तो इस कॉन्सेप्ट से हम ये समझ गए हैं कि कोई एलिमेंट कब स्टेबल होगा और कब नहीं होगा। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है तब तो वो एलिमेंट हाईली स्टेबल होगा, और अगर नहीं हो रही तो वो स्टेबल नहीं होगा। दोस्तों, अब हम देख चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो स्टेबल होगा, और अगर नहीं है तो वो स्टेबल नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि वो अनस्टेबल है, तो वो एलिमेंट या वो एटम ऑफ एलिमेंट स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? किस तरीके से वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए? क्यों? क्योंकि हर चीज़ क्या होना चाहती है? स्टेबल होना चाहती है। तो दोस्तों, अगर कोई एटम अनस्टेबल है तो स्टेबल होने के लिए वो क्या करता है? बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। अब आप कहेंगे बॉन्ड क्या होता है? तो कोई भी दो केमिकल स्पीसीज़, वो केमिकल स्पीसीज़ एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकती है, तो किन्हीं भी दो केमिकल स्पीसीज़ के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए दो अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो दोनों क्या बोलते हैं? हम दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ऐसे अपन बोलते हैं? नहीं बोलते? हम इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। तो बॉन्डिंग का सिंपल सा मतलब होता है एनी काइंड ऑफ अट्रैक्शन, और यही अट्रैक्शन अगर दो केमिकल स्पीसीज के बीच में हो जाए तो इसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। और ये केमिकल बॉन्डिंग दो टाइप से हो सकती है। एक्चुअल में केमिकल बॉन्डिंग 3 टाइप की होती है, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके कोर्स के हिसाब से आपको सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड पे ही फोकस करना है। क्लियर? अब इधर देखें, तो एटम स्टेबल होने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और वो बॉन्ड दो टाइप के हो सकते हैं, या तो कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है या फिर आयनिक बॉन्ड। इन कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के थ्रू वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है, जिससे वो एलिमेंट क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि इन दो टाइप के बॉन्डिंग के थ्रू किस तरीके से एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। देखिए इधर, अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें Na की, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन है। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरेंगे? फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 2 8 1 हो गया ना 11। अब इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा हुआ? तीसरा सेल हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में? के एल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन किस में है? एम शेल में। तो एम शेल यानी तीसरा सेल सोडियम का वैलेंस सेल हो गया, और इस वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? बिल्कुल सही, ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा, क्योंकि स्टेबल होने के लिए किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि यहाँ पे तो इसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन ही है। तो ये सोडियम क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, और जैसे ही सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, इस सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कैटायन क्या होते हैं, एनायन क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, इस पर एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसका आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वो जाकर आप ज़रूर देखिए। क्लियर? तो सोडियम ने क्या किया? जैसे ही अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 और 8 ही हो जाएगा। भाई पहले इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो 11 - 1 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। और अब अपने को कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन ही बढ़ने हैं। तो 2, 8, तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए?
2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 2 + 8 10 हो गए ना, 10 इलेक्ट्रॉन ही बढ़ने थे, पहले 11 थे, 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, अब कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं? 10, तो 2 + 8 = 10। अब Na+ के केस में आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया? L शेल हो गया, दूसरा शेल हो गया, और इस दूसरे शेल यानी आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ये Na+ क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से Na तो स्टेबल नहीं था क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जैसे इसका वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, ये क्या हो जाएगा? हाईली स्टेबल। और हर चीज़ क्या होना चाहती है? बिल्कुल सही स्टेबल होना चाहती है। क्लियर? तो यहाँ पे Na+ तो क्या हो गया? स्टेबल हो गया। अब दूसरा केस देखिए Cl का। Cl के कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 इलेक्ट्रॉन है, बनेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, 8, 7। फर्स्ट सेल में कितने आ जाएंगे? 2, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड सेल यानी M सेल में कितने आ जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्लियर? किस तरीके से ये सब अपन अभी यहाँ पे समझ चुके हैं। अब इधर देखिए, अब क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? M शेल यानी तीसरा सेल, और तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आ जाए तो 7 की जगह क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और जैसे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुए, क्लोरीन भी क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो अब क्या होगा? ये जो Na+ ने ये जो 1 इलेक्ट्रॉन निकाला था, ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? Cl ले लेगा, और Cl जैसे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Cl किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl- में, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, और कोई देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर? तो अब Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अब इसके पास कितने हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8 होना तो 7 चाहिए था, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, तो तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड होते ही 7 की जगह अब कितना हो जाएगा? 8। तो अब Cl- का आउटर मोस्ट शेल कौन सा हुआ? M शेल ही है, लेकिन अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और आउटर मोस्ट शेल में जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, Cl- का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और ये भी क्या हो गया? स्टेबल हो गया। क्लियर? तो Na 1 इलेक्ट्रॉन निकाल कर Na+ में कन्वर्ट होकर ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है और स्टेबल हो रहा है, और Cl 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर Cl- में कन्वर्ट होकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर स्टेबल हो रहा है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से अपने पास एक तो Na+ का फॉर्मेशन हो गया, और एक Cl- का फॉर्मेशन हो गया, एक कैटायन का फॉर्मेशन हो गया, और एक एनायन का फॉर्मेशन हो गया। एक के ऊपर प्लस चार्ज और एक के ऊपर माइनस चार्ज, और अपने को पता है हमेशा अपोजिटली चार्ज स्पीसीज के बीच में हमेशा क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो ये कैटायन और एनायन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसी को अपन क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या कहा अपन ने? Na 1 इलेक्ट्रॉन निकालकर और Cl 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और आयंस में कन्वर्ट होने के बाद उनके बीच में क्या बन जाएगा? आयनिक बॉन्ड। तो ये Na+ में कन्वर्ट हुआ क्यों, और Cl- में कन्वर्ट हुआ क्यों? 1 इलेक्ट्रॉन इसने निकाला क्यों, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया क्यों? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट कंप्लीट होने से क्या होगा? ये चीज़ें स्टेबल हो जाएगी, और हर चीज़ क्या होना चाहती है? स्टेबल। तो अगर कोई एटम स्टेबल नहीं है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? या तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है या इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और लेकर या देकर आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? अब ये चीज़ अपन देख चुके हैं आयनिक बॉन्ड। अब अपन देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कि कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड में होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या करेगा? सामने वाले किसी दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉनों की क्या करेगा? शेयरिंग करेगा, और शेयरिंग कर दोनों एटम अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेंगे और दोनों ही क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए कैसे। ये एक Cl एटम है, ये दूसरा क्लोरीन का एटम है, इसके पास भी 17 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 17 इलेक्ट्रॉन, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी 2,8,7, इसका भी 2,8,7। इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? KLM है, और इसका भी आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? M है।
आउटरमोस्ट शेल में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन होते ही दोनों ही क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि स्टेबल होने के लिए आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इनके पास तो 7 इलेक्ट्रॉन ही है, यानी दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है। अगर किसी तरीके से दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो दोनों के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और दोनों ही क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग करने का मतलब देखिए इधर इस Cl के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। हमेशा ध्यान रखिए बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। ये 2 8 इनसे अपने को मतलब नहीं है, सिर्फ वैलेंस सेल 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है ना, इन्हीं से अपने को मतलब है। क्यों, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए इस Cl के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 2 2 4 5 6 और 1 7। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 2 2 4 5 6 और 1 7। ये भी एक इलेक्ट्रॉन चाहता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन चाहता है, जबकि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग का मतलब ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर इसका भी हक होगा और इसका भी बराबर का हक होगा। क्या कहा मैंने, इस Cl ने एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखा, इस Cl ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखा। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर इस Cl का भी हक है और इस Cl का भी हक है, यानी बीच में जो शेड इलेक्ट्रॉन है, ये दो जो इलेक्ट्रॉन है इनको शेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इन शेड इलेक्ट्रॉन पर दोनों क्लोरीन एटम का बराबर का हक होगा। इसी को तो क्या बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग करना इसी को बोलते हैं। जैसे मैंने अपना एक पेन दिया, आपने अपना एक पेन दिया, इन दोनों पेन पर मेरा भी हक, आपका भी हक, इसी को अपन क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर अब इस Cl का भी हक है और इस Cl का भी हक है। तो अब देखिए इस Cl के हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 2 4 2 6 और 2 8, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पर इसका भी हक है। तो जैसे ही इस Cl के पास 8 इलेक्ट्रॉन हुए, इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब दूसरे क्लोरीन की बात करते हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8, इसके हिस्से में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन हुए तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो दोनों ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करी, शेयरिंग करी, और ऐसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग से जो बॉन्ड बना उसको अपन सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो ऐसे डंडे आप बनाते हो, बॉन्ड बनाते हो, यही क्या कहलाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना है, इसने भी एक दिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो सिंगल बॉन्ड बनता है। 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल बॉन्ड बनता है, और 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो आप समझ गए होंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब इधर देखिए इस Cl ने, इन दोनों Cl ने ये बॉन्ड बनाया ही क्यों बनाया, क्योंकि इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे थे तो इन्होंने दिमाग लगाया और क्या किया, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली ताकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। और जैसे ही शेयरिंग करी, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि बॉन्ड बनते ही क्यों हैं, ताकि एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और वो क्या हो जाए, हाईली स्टेबल हो जाए, ताकि हर चीज़ क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। क्लियर दोस्तों। अब हम देख चुके हैं कि कोई भी एलिमेंट जिसका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, यानी स्टेबल होने के लिए वो बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड बनाने के लिए वो तो या तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर सकता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और इलेक्ट्रॉन देने या लेने से आयनिक बॉन्ड बनता है। अब दोस्तों मुझे आप ये बात बताइए, अगर कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, यानी वो ऑलरेडी हाईली स्टेबल है, तो क्या वो बॉन्ड बनाएगा? बिल्कुल सही, वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हाईली स्टेबल है। कोई एटम बॉन्ड बनाता क्यों है? स्टेबल होने के लिए ही तो बनाता है। जैसे याद कीजिए, शुरुआत में मैंने एग्जांपल दिया था, अगर मैं हाईली स्टेबल हूँ तो क्या मैं यहाँ पढ़ा रहा होता या अपने महल, आलीशान महल में आराम कर रहा होता? बिल्कुल। अगर मैं स्टेबल हूँ तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक उसी तरीके से जो इनर्ट गैस होती है, जो उसका
ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, वो हाईली स्टेबल है, तो वो उसको कुछ भी माथाफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, यानी वो उसको किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एलिमेंट बनाते क्यों हैं? स्टेबल होने के लिए। इनर्ट गैस तो ऑलरेडी स्टेबल है, इसी कारण इनर्ट गैस कभी भी बॉन्ड नहीं बनाती। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आंसर आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।